हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 8वीं क्लास विज्ञान का मॉडल पेपर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो करीबन 6 मॉडल पेपर हम आपसे डिस्कस करेंगे और एक हम आपसे प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 2023 में हमसे पूछा गया था। उनके सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो सेट पेपरों का जो हमारा मैटर शुरू हुआ है उसमें हमने 8वीं क्लास विज्ञान के कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 के लिए दे रखे हैं। उनमें हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। बाकी के कुछ क्वेश्चन जो भी हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सभी लोग ध्यान से अपने इन क्वेश्चनों को डिस्कस कीजिए और अच्छे से नोट कीजिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्वेश्चनों को सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन पेपर की यदि बात की जाए तो इस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है। अभी हाँ, आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले दे रखे हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास पैटर्न को देखने को मिलने वाला है, जिसमें हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के अंदर सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। भाई, तो सबसे पहले हम बात करें कि ये खरपतवार क्या है। भाई, ये खरपतवार क्या है। भाई, तो जब हम फसल पैदा करते हैं तो जो भी फसल हमने की है उस फसल के साथ में यदि कोई अनचाहा पौधा हो गया है, मतलब हमारी फसल में कोई अलग से कोई पौधे उगे आए, उन पौधों को हम क्या कहते हैं भाई, खरपतवार कहते हैं। अब ये खरपतवार हमें फसल से क्या करना होता है भाई, हटाना होता है। क्यों? क्योंकि यदि ये खरपतवार फसल के साथ खड़े रहेंगे तो उस फसल को मिलने वाले पोषक तत्व जो दे रखे हैं उन पोषक तत्वों को भी ये प्राप्त करेंगे और हमारी जो फसल है उस फसल को ये होने नहीं देंगे। इसलिए हमें इन खरपतवारों को, इन अनचाहे पौधों को उस फसल में से क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। अब इनको हटाने के लिए हमें कुछ विशेष तरीके अपनाने पड़ते हैं। उन तरीकों के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यही है कि खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। भाई, तो खरपतवार को हटाने के लिए हमारे पास प्रक्रिया है क्या? देखो, कटाई करने से खरपतवार नहीं हटेगा, भंडारण करने से नहीं हटेगा, फटकने से नहीं हटेगा, लेकिन खरपतवार जो दे रखा है ना, हमारी निराई करने से हटेगा। जिसमें हम चाहें तो जिस फसल के अंदर जो भी खरपतवार उग आया है उस खरपतवार को हम एक एक करके उस फसल में से क्या करते हैं, हटाते हैं। इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं भाई? निराई करना कहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि हाइड्रा में प्रजनन होता है। भाई, हाइड्रा के बारे में हमसे पूछा गया है। तो हाइड्रा हमारे पास जो है ना, हाइड्रा एक सूक्ष्म जीव है हमारे पास, और इस हाइड्रा में प्रजनन मतलब जनन होता है। भाई, इस हाइड्रा के अंदर क्या होता है? जनन होता है। और जनन प्रत्येक जीव जाति का एक विशिष्ट लक्षण है, जिसके द्वारा वह जीव अपनी संख्या को क्या करता है? बढ़ाता है। भाई, तो ऐसा ही जनन हमें हाइड्रा जो प्राणी है हमारे पास उसमें देखने को मिलता है। तो हाइड्रा में जो जनन होता है ना, वो होता है हमारे पास कैसा? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। मतलब ना ही तो इनके अंदर मेल गैमेट बनते हैं, ना ही फीमेल गैमेट बनते हैं। या हम बात करें, ना तो इनके अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है और ना ही इसके अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होता है। बगैर मादा युग्मक के और बगैर नर युग्मक के होने वाले जनन को ही हम क्या कह देते हैं भाई? अलैंगिक जनन कह देते हैं। अब अलैंगिक जनन तो हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन हमें इसके अंदर एक ऑप्शन दे रखा है। देखो, उसकी बात करते हैं, मुकुलन। तो भाई, हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा क्या होता है भाई? जनन होता है। अब ये मुकुलन की प्रोसेस क्या है भाई? क्या, किस प्रोसेस को मुकुलन कहेंगे हम? तो मान लो ये कोई हाइड्रा हमारा कोई जीव है भाई,
और इस हाइड्रा के अंदर एक उभारनुमा संरचना का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। ये उभारनुमा संरचना बन जाती है, ऐसी बड लाइक स्ट्रक्चर, एक गठानुमा संरचना क्या हो जाती है, बन जाती है। और ये गठानुमा संरचना इस हाइड्रा से, मेन पौधे से क्या हो जाती है, जीव से अलग हो जाती है और जमीन में जाके क्या हो जाती है, गिर जाती है और फिर से एक नए हाइड्रा का, नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, मुकुलन। तो हाइड्रा में हमें प्रजनन देखने को मिलता है जो कि एक अलैंगिक जनन का प्रकार है, कौन, मुकुलन। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा इसमें जनन होता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है भाई, इनमें से कौन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो भाई एक पहली बात तो करें कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो हमें दे रखी है वो एक प्रकार के बहुलक हैं, बहुलक पॉलीमर जिन्हें हम कहते हैं। और ये बहुलक, ये पॉलीमर हमारे एकलक इकाइयों के मिलने से क्या होते हैं, बनते हैं भाई। एकलक इकाइयों के मिलने से क्या होते हैं, बनते हैं। तो हमसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पूछा गया है कि ये किस प्रकार की प्लास्टिक है भाई हमारे पास। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक है जो ऊष्मा प्रतिरोधी या होती है और इसका उपयोग हम हमारे घर के बर्तनों में भी इनका उपयोग करते हैं। इनके हत्थे जो बनाए जाते हैं उनके ऊपर भी इसको चढ़ाया जाता है। तो इनमें से वो है हमारी कौन, बेकेलाइट। ये बढ़िया एक अच्छी प्रोसेसिंग, जिसको जब बनाया जाता है तो जिस हत्थे के ऊपर इसको चढ़ाया जाता है तो ये क्या हो जाता है भाई, उसके ऊपर बड़ी अच्छे से हार्ड सेट हो जाता है, जिससे कि वो हत्था मान लो किसी धातु से मिलकर बना हुआ है तो उससे ये गर्म नहीं होता है, तो ऊष्मा का जो क्या होता है भाई, कुछ अलग होता है। तो हम प्लास्टिक का इसका यूज करते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, बेकेलाइट। क्लियर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। भाई ईंधन क्या है भाई हमारे पास, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ठीक है, एलपीजी है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, ईंधन। ये कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। तो जिस ईंधन का अपूर्ण दहन होता है उसमें से उतनी ही ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है भाई, धुआं निकलता है। और जिसका पूरी तरीके से दहन हो जाता है उसमें से उतना ही कम मात्रा में क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो हम बात करें कि ईंधन का जब अपूर्ण दहन होता है तब उसमें से कौन सी गैस निकलती है भाई। तो जब ईंधन को जलाया जाता है, जब उसका अपूर्ण दहन होता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिसका सूत्र होता है हमारे पास क्या, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत जहरीली गैस होती है। इसकी वजह से हमारा वातावरण भी क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो हम डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, मिट्टी के तेल की बात करें, तो ये जो हमारे पास ईंधन है, ये ईंधन जब वाहनों में हम इनका उपयोग करते हैं तो वाहन हमारे धुआं देते हैं। इसका मतलब उनमें क्या हो रहा है, इसका अपूर्ण दहन हो रहा है। जब इनका पूर्ण दहन होगा तो इनमें से धुआं कम मात्रा में या ना के बराबर निकलेगा। जैसे कि हम बात करें, हमारे घर में उपयोग की जाने वाली एलपीजी गैस है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इस गैस की यदि बात की जाए तो इस गैस से हमारे घर में धुआं कम निकलता है। मतलब हम कहें इसकी बात करें तो इसका एक तरीके से पूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन, जब पूरी तरीके से कोई ईंधन जलता है तो उसमें से धुआं नहीं निकलता है या ना के बराबर निकलता है। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है भाई, याद रखना है हमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है क्या हमारे पास, CO। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है भाई। जब धनुष को जब खींचा जाता है तो उसको खींचने के लिए हमें पेशीय बल की आवश्यकता होती है। हमें हमारी मांसपेशियों से उसको क्या करना पड़ता है, धनुष के अंदर जो भी डोरी या धागा लगाया जाता है उस धागे को क्या किया जाता है, खींचा जाता है। खींचने से फिर उसको एकदम से छोड़ा जाता है, तब जाके उसमें से तीर क्या निकलता है, तेजी से बाहर निकलता है। तो उसके अंदर जो बल लगाया गया था हमारा खींचने के लिए, उस बल को हम कहते हैं कि हमारी मांसपेशियों के द्वारा जो लगाया गया बल होता है हमारा। तो आंसर हमारा इसका यही हो जाएगा कि पेशीय बल। एक धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण कौन सा है भाई। ठीक है, क्लियर। तो पेशीय बल हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चनों में हमें दे रखा है खाली स्थान। कुछ रिक्त स्थानों की हम बात करते हैं। रिक्त स्थानों में यदि देखा जाए तो हमें खाली स्थान भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे जो खाली स्थान में पूछा गया है उसके बारे में बात करते हैं कि सूर्य के सबसे समीप का ग्रह कौन सा है भाई। सूर्य के सबसे समीप का ग्रह कौन सा है, तो पहले तो हम बात करें कि ये ग्रह क्या है। तो भाई ये हमारा सूर्य है, सन। और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को हम कहते हैं क्या, ग्रह। जैसे हमारी पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है, बुध भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, मंगल भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को बोला जाता है भाई क्या, ग्रह। और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को बोला जाता है क्या, उपग्रह। उपग्रह। तो हम बात करें कि हमारी जो पृथ्वी है एक ग्रह है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसलिए पृथ्वी क्या है, ग्रह। और पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है क्या, चंद्रमा। तो चंद्रमा हमारा क्या हो गया भाई, उपग्रह हो गया। वैसे ही अन्य ग्रहों के अपने अपने उपग्रह मतलब चंद्रमा होते हैं। ठीक है, क्लियर बात। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि इन ग्रहों में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। इनमें बात की जाए, हमारे पास सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में जो ग्रहों के नाम हैं वो मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारी सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों के नाम हैं। तो इनमें यदि बात की जाए तो बुध हमारे पास जो ग्रह है ना, वो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होता है भाई। ठीक है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सूर्य के सबसे समीप का ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है हमारा कौन सा, बुध। क्लियर। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या, बुध। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक बीमारी हमें, रोग हमें दे रखा है जिसको हम कहते हैं क्या, हैजा। हैजा एक तरीके से हमारे पास डायरिया या डिहाइड्रेशन या जैसे हम कहें आम भाषा में दस्त ही है भाई। हैजा हमारे पास एक प्रकार से क्या है भाई, दस्त ही है। अब ये दस्त जो है ना, वो हैजा जिसे हम बोल रहे हैं, उल्टी भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन भी साथ में हो सकता है, तो दस्त है एक तरीके से। तो ये दस्त जो है ना, हैजा जो है ना, वो किसके द्वारा होता है भाई। तो सबसे पहली बात तो हम याद रखें कि हैजा जो होने वाला है ना, वो एक बैक्टीरिया से होता है भाई। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम कहते हैं क्या, जीवाणु। जीवाणु के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन अब हमें इसका नाम भी बताना है कि वह कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा जीवाणु है जिसकी वजह से ये हैजा नाम का रोग होता है भाई। तो उसका नाम है विब्रियो कॉलेरा। याद रखेंगे हम भाई इसका नाम, विब्रियो कॉलेरा, जो कि एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है, इससे होने वाला रोग है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम कहलाता है भाई। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है भाई। तो ये प्रक्रम होता है भाई क्या, किण्वन। याद रखना है भाई, किण्वन, जिसे हम किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। और सूक्ष्म जीवों की जैसे एसिटोबैक्टर एसिटाई की उपस्थिति में इससे एल्कोहल का क्या किया जाता है भाई, निर्माण किया जाता है। इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। इसी तरीके से हम बात करें कि जैसे कि हमारे घर में दूध से दही बनाने की जो प्रोसेस है ना, वो भी एक प्रकार से फर्मेंटेशन यानी किण्वन की ही प्रोसेस है। तो कोई क्वेश्चन पूछे हमसे कि दूध से दही बनता है किस प्रक्रिया के द्वारा या किस प्रक्रम के द्वारा बनता है, तो हमारा जवाब होगा उसका क्या, किण्वन या फर्मेंटेशन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि धातुएं अम्लों से अवक्रिया करके क्या बनाती हैं भाई। तो हमारे पास जो भी धातुएं दे रखी हैं, जैसे कि सोना है, चांदी है, और भी बहुत सी प्रकार की धातुएं होती हैं, जब इनकी अम्लों से अवक्रिया कराई जाती है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, मतलब जिसमें खट्टे का स्वाद होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो जैसे ही धातुओं की क्रिया अम्लों के साथ कराई जाती है, तो वो अम्ल, उस अम्ल में से, वो धातु से क्रिया होती है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है भाई। तो हमें याद रखना है हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, जिसका सिंबल होता है क्या, H2। क्लियर। तो याद रखना है भाई, ये थे हमारे खालिस्तान, जिसमें सबसे पहला खालिस्तान का जवाब था बुद्ध, दूसरे का था ब्रियो कॉलेरी, तीसरा था हमारा किण्वन, और चौथा था हमारा क्या, हाइड्रोजन। अब हमें सॉरी, अब हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जिन क्वेश्चनों के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आप इनके नोट करने के बाद आप इनको आसानी से क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखे हैं क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं। दूसरा है तारामंडल किसे कहते हैं, कोई दो तारामंडलों के नाम बताइए। कोलतार के कोई तीन उपयोग। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जरायु जंतु क्या होते हैं। उर्वरक और खाद में अंतर। उसके बाद हमारे पास है लघु उत्तरीय प्रश्न, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तेज वर्षा के समय लाइनमैन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता है, इसकी व्याख्या करना है। और समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था क्या, बेकेलाइट, निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। जैसे कि डेगची के हत्थे में इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी बेकेलाइट का यूज किया जाता है। विद्युत प्लग बनाने के लिए भी बेकेलाइट का यूज किया जाता है। और दूसरा हमें दे रखा है कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है क्यों, और अम्ल वर्षा क्यों होती है। तो इन क्वेश्चनों के आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे से अपने नोट्सों से क्या कीजिए भाई, प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों के पैटर्न की तरफ। और आगे क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, छठवां क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि सजीवों में कोश का मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, इसको समझाइए। एक चित्र हमें बनाने के लिए दे रखा है, मानव तंत्र का कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। पांच अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखने हैं और उनसे निकलने वाले हार्मोनों के हमें नाम बताने हैं। दूसरा है यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाना है। थोड़े से अपनी सुरक्षा के लिए कोई 5 उपाय बताइए। या कोई आवेशित गुब्बारा है, किसी दूसरे आवेशित गुब्बारे को वो प्रतिकर्षित करता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। 9वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियों में से आप क्या समझते हो। दोलन आवृत्ति किसे कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। और दूसरा अच्छा क्वेश्चन हमें दे रखा है, कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए और इसका एक उपयोग भी लिखिए। दूसरा चित्र हमसे पूछा गया है, पहला तो चित्र पूछा जा चुका है हमसे क्या, तंत्रिका कोशिका का। तो सभी लोग अच्छे से आपको जो नोट्सों में बनवाए गए हैं उन चित्रों को क्या कीजिए, प्रैक्टिस। और दूसरा हमसे पूछा है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव नेत्र, इसका भी चित्र हमसे पूछा गया है। दूसरा परावर्तन के नियम। अगला है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हो। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। धातु अधातु के गुणों में अंतर। दिखावट, कठोरता, आघात वर्णीयता, तन्यता या ऊष्मा विद्युत के चालक। इस आधार पर हमें धातु अधातुओं में क्या बताना है, अंतर। और अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में भी किया जाता है। पेयजल क्या होता है और जल को शुद्ध कैसे किया जाता है। जल प्रदूषण के कोई दो कारण, पौधघर प्रभाव, और दो गैसों के नाम बताइए जो पौधघर प्रभाव में अपना योगदान देती हैं। तो ये था आपका क्या, पहला मॉडल पेपर, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया आपसे। आप इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके भी स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्सों में को टिक करके स्टडी कीजिए। और आगे आने वाले आपके जब एग्जाम होने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं आपकी ये अच्छी खासी हेल्प करने वाले हैं। तो 6 से मॉडल पेपर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, इनमें से पहला मॉडल पेपर आपका कंप्लीट हुआ है। अगले मॉडल पेपर की बात हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन क्वेश्चनों को भेज दीजिए, जिससे उनको भी इन क्वेश्चनों के माध्यम से अपने आने वाले एग्जामों में अच्छे नंबर हासिल किए जा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।